नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। 16 जनवरी को बीजेपी क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होने जा रही है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में सभी महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के हिसाब से बनाए गए क्लस्टर प्रभारी, नए क्लस्टर प्रभारियों की पहली बैठक 16 जनवरी को होगी। बीजेपी मुख्यालय विस्तार में होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक है। यूपी की 80 लोकसभाओं को 20 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। 5 क्लस्टर हारी हुई सीटों के हैं, 15 क्लस्टर जीती हुई सीटों के बनाए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्रियों और पार्टी के नेताओं को बनाया गया है क्लस्टर प्रभारी। 16 तारीख को यह बड़ा मंथन होने जा रहा है दिल्ली में। इस मीटिंग की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। क्लस्टर प्रभारियों की यह बैठक लेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ा लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है। सभी 80 सीटों पर जीत का फोकस उन सीटों पर और ज्यादा रहने वाला है जो 2019 में हार गई थी बीजेपी। जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 16 जनवरी को यह बड़ी बैठक होने जा रही है। यूपी की 80 लोकसभाओं को 20 क्लस्टर में डिवाइड किया गया है। 5 क्लस्टर हारी हुई सीटों के हैं और 15 क्लस्टर जीती हुई सीटों के बनाए गए हैं। यूपी सरकार के मंत्री, पार्टी के नेताओं को क्लस्टर प्रभारी बनाया गया है। उनको जिम्मा दिया गया है इस सीट पर जीत दिलाने का। यह बड़ा मंथन 16 जनवरी को दिल्ली में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। ये बड़ी बैठक है 16 जनवरी को बीजेपी की। मुख्यालय में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो 16 जनवरी को बीजेपी की यह बड़ी बैठक होने जा रही है। मुख्यालय में क्लस्टर प्रभारियों की यह बैठक है। जेपी नड्डा जिसकी अध्यक्षता करेंगे। यूपी की 80 सीटों को 20 क्लस्टर्स में बांटा गया है। 5 क्लस्टर उन हारी हुई सीटों के हैं जो 2019 में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और बाकी की 15 क्लस्टर्स में वो सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी अभी है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस की चौतरफा फजीहत हो रही थी और उसके बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि कांग्रेस नेता 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता 15 जनवरी को अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम हमारे साधु संतों को करना चाहिए, लेकिन यह बीड़ा भाजपा ने उठा लिया है। भाजपा ने देश को बांटा है, लेकिन अब सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भाजपा ने किया है। 15 जनवरी को सुबह 9:15 बजे लखनऊ कांग्रेस कार्यालय से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस नेता अयोध्या जाएंगे। कांग्रेस नेता सरयू नदी में स्नान के बाद रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के सबसे पुराने पार्टी की ओर से अजय राय अयोध्या जा रहे हैं, क्या इससे भरपाई हो पाएगी? एक तरफ नाम सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी का, जिनको निमंत्रण मिला लेकिन जाने से इनकार किया गया। अब दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल क्या अजय राय और कांग्रेस के कुछ नेताओं को भेज के अयोध्या में कर पाएगी कांग्रेस? हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और ये बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और ये भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है। ये देश का नहीं दिख रहा है, ना ये हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक आयोजन बताया है। कांग्रेस का यह कहना है कि यह धार्मिक आयोजन कहीं से नहीं है, यह बीजेपी और आरएसएस का आयोजन है। प्रतिष्ठापन
जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। इधर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से मांग की है कि वो ये बात खुलकर बोल दें कि कांग्रेस राम जन्मभूमि के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के समय में राम राज्य की बात करने वाली कांग्रेस में अभी भी ऐंठ है, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आज भी सोनिया गांधी ने मना किया है कि मैं नहीं जाऊंगी उस मंदिर के उद्घाटन। उनको हार लिया था, मिस्टर खड़गे भी नहीं गया। ये क्या मतलब है? और क्या कहा गया है? ये तो पार्टी का कार्यक्रम है। तो मतलब खुल के बोलिए ना, क्या राम जन्मभूमि के खिलाफ है? अरे तो कहते थे कि कोर्ट से बन जाएगा तो हमको पूरा स्वीकार है। महाराष्ट्र के नासिक से भगवान रामलला के लिए फूलों से बनाए गए वस्त्र अयोध्या लाए गए। भगवान राम को ये वस्त्र सोना और चांदी से जड़ित हैं। इसके अलावा देसी गाय का 250 किलो घी रामलला को अर्पित किया गया। नासिक के दिव्यांग और अनाथ बच्चों ने ये वस्त्र तैयार किए हैं। 6 महीने तक फूलों के पौधे लगाकर खेती की गई और इन फूलों को सुखाकर हैंडलूम में वस्त्र बनाया गया। सोने और चांदी के तार से वस्त्र में सिलाई की गई है। भगवान राम लक्ष्मण के वस्त्र के साथ माता सीता की साड़ी और हनुमान जी के लिए भी वस्त्र तैयार किए गए हैं। पीलीभीत के केंद्रीय विद्यालय में क्लास 8 में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर के साथ श्री राम की पेंटिंग बनाकर अपने दोस्तों को भेंट स्वरूप उसने दी है। भगवान श्री राम के प्रति समर्पण को लेकर तमाम हिंदू संगठनों के लोग उसे बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नबीला का कहना है कि भले ही वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा में ना पहुंच पाई हो, लेकिन वो अपनी कलाकारी से भक्ति भावना को प्रकट कर श्री राम के भव्य स्वागत उत्सव को बखूबी मना रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। माना कि हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ से अपना प्यार दिखा के राम मंदिर की ड्राइंग, अपना प्यार राम मंदिर की ड्राइंग में उतार सकते हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार इस वक्त पूरे देश को है। हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहता है। लेकिन अब हम आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद रहकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। कार सेवकों के परिवार के सदस्य वो पहुंचेंगे 22 जनवरी को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। आंदोलन के पुरोधाओं के परिवार वो वहां पर उपस्थित होंगे। कानूनी प्रक्रिया में शामिल वकील भी 22 जनवरी को अयोध्या होंगे। 150 से ज्यादा परंपराओं के संत, नेपाल से संत समाज के प्रमुख लोग, इसके अलावा जैन, बौद्ध, सिख समाज के प्रतिनिधि, राम मंदिर निर्माण के प्रमुख दानकर्ता, जनजाति समाज के प्रमुख लोग, अनुसूचित समाज के प्रमुख लोग, समाचार संस्थानों से जुड़े प्रमुख लोग, स्वयंसेवी संगठनों के अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता भी वहां होंगे। इसके अलावा भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म सम्मान से सम्मानित लोग 22 जनवरी को अयोध्या में होंगे। साथ ही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सेनाध्यक्ष, पूर्व राजदूत, प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, साहित्यकार, किसान, मजदूर और खिलाड़ी, प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या जनपद से सभी दलों के स्थानीय जनप्रतिनिधि, साथ ही 50 देशों से भारतीय समाज के 55 लोग, स्थानीय राज्य के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास लगे करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को इंटेलिजेंट
सिस्टम से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बेहद तेज गति से अयोध्या मंदिर समेत आसपास के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस पर इनको लगाया जाएगा और इसके साथ ही करीब 8 एंट्री ड्रोन सिस्टम लगेंगे। करीब 10,715 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस कैमरों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। इस वक्त में विशेष तौर पे आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ कुछ हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका प्रयोग भारतीय सेना में किया जा रहा है और किस तरह से इसको बनाया गया है, किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है और किस तरह से डिफेंस सेक्टर में ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, इसको समझते हैं। हमारे साथ में डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारी हमारे साथ में हैं, नागराज जी हैं। सब मैं समझना चाहता हूँ किस तरह से इस सिस्टम को बनाया गया और किस तरह से आप लोगों ने, आप और फिरोज़ खान आपके साथी हैं, किस तरह से इनको तैयार किया? ये आजकल के जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन, टैंक के ऑपरेशन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट स्वॉर्म और ड्रोन का। इसलिए वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये कहता है कि इसको थ्रेट को ख़त्म करने का तरीका एक हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें एक गन भी हो और एक जैमर भी हो। इसलिए हमने एक स्वदेशी एंटी ड्रोन जैमर को अपग्रेड सिल्का वेपन सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट करके एक हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हमने कोई भी एरियल थ्रेट को ड्रोन और कोई भी एरियल थ्रेट को जैमर और गन दोनों के द्वारा एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल है, क्या होता है? हाँ, हमने इसको इंटीग्रेट जब किया है, इंटीग्रेट करते वक्त हमने ये इंश्योर किया कि इसका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम्स अंदर क्रू के कंपार्टमेंट के अंदर चले जाए, ताकि मेरा जो एग्जिस्टिंग क्रू है उसी के साथ हम इसको भी यूटिलाइज कर सकें। कोई एडिशनल मैन पावर या एडिशनल क्रू की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग क्रू है वही साइमल्टेनियसली गन भी चला सकते हैं और जैमर भी चला सकते हैं। ओके, तो इसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कि बहुत सारे जो ड्रोन का जो एक प्रॉब्लम है, खासतौर पर बॉर्डर एरिया में, हालांकि हमारे जवान लगातार उस पर अटैक करते हैं, उसको मार गिराते हैं, तो ये वाला सिस्टम जो है और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका वो मेन इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट हम बोल सकते हैं वो है जितने भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन, हमारा टैंक और हमारा BMP जब लड़ाई के दौरान चलते हैं, उसको जो एयर डिफेंस कवर देना है, तो उसके ऊपर जितने भी स्वॉर्म और ड्रोन का थ्रेट आएगा उसके लिए इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम है और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को इन्होंने तैयार किया है, लेकिन आने वाले वक्त में भारतीय सेना में इस ड्रोन सिस्टम का और ज़्यादा और बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको भारतीय सेना और बेहतर करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहयोगी अनूप मिश्रा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।